और आपका तो जिस दिन क्लास रहती है उस दिन का काम अलग ही होता है। वह उत्सव के रूप में आपका योग क्लास हो जाती है, जैसे हम कोई उत्सव मना रहे हों। और आपका आपने जो है आज योग को उत्सव के रूप में मना दिया। आपको बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे आदरणीय बहन कल्पना खोटले जी ने, उनका शैलन भैया जी के बच्चे का जन्मदिन था, उसको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, आलोक यादव जी के बेटे, जो अपने आप को मैं गया हूँ, वो लोग बोलते हैं मैं तो आदरणीय हीरालाल जी का शिष्य हूँ। दोनों आलोक जी, उनकी धर्मपत्नी जी, उनका परिवार पूरा जो है बहुत ही संस्कारवान है और बेटा बहुत ही आगे बढ़ रहा है। उसको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, खूब तरक्की करे। अब मैं द्वितीय सत्र में चलता हूँ। योगाहार कार्यक्रम से जो है लगातार ये संस्कार आना बहुत बड़ी बात है, और यही उद्देश्य है कि हमारे परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे और संस्कारवान हो, भारतीय शिक्षा और संस्कृति में आगे बढ़े। उस उद्देश्य को पूरा करते हुए आदरणीय श्री हीरालाल कुशवाहा जी छतरपुर जिले में ही नहीं, बुंदेलखंड में योग का जो प्रचार प्रसार और प्रेरणा दे रहे हैं, उसी प्रेरणा का परिणाम है आज हमारे जो है अंश जो है देखिए हारमोनियम के साथ कितना सुंदर भजन और सुनाने का और वो करते हैं। आदरणीय आलोक जी भी योग शिक्षक बन गए हैं, निपुण योग शिक्षक, जो बिल्कुल कभी योग करते ही नहीं थे। ऐसे इस प्रकार का प्रचार प्रसार और ये जो कार्य अपन कर रहे हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिद्धि आचार्य जी का आशीर्वाद भी आप दिलवा रहे हैं। तो द्वितीय सत्र में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय चंद्रमणि प्रसाद सिंह जी, जो अधीक्षण अभियंता है, विद्युत विभाग पन्ना से है, और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से जो है परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से, परम सिद्धि आचार्य जी से योग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। आप योग शिक्षक है, पूर्व में आप जो है योग शिक्षक ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी योग कक्षा छतरपुर में लगाते थे। आपका और आपका आज विषय है योग और अध्यात्म का समन्वित स्वरूप। योग और अध्यात्म का समन्वित स्वरूप में आज सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय आज के चीफ महोदय को, चीफ गेस्ट को सादर आमंत्रित करता हूं। स्वागत, वंदन और अभिनंदन। ओम। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट सब। सर, ग्रुप में जुड़े हुए सभी हमारे सदस्यों को सादर नमस्कार करता हूं। आज इस ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे जिला प्रभारी श्री हीरालाल जी ने कल मेरे संपर्क किया और उन्होंने अनुरोध किया कि इसमें जुड़ना है। चूँकि पूर्व में एक बार और मेरे ग्रुप में जोड़ा था उन्होंने, जब मैं छतरपुर में पदस्थ था, लेकिन उसके बाद स्थानांतरण होने के बाद मैं ये संचार अनुसंधान ग्रुप में, चूँकि यहाँ की कार्य प्रणाली की वजह से सुबह से शाम व्यस्तता रहती थी, तो इस ग्रुप में कभी जुड़ नहीं पाया। तो मैंने कहा मैं पहली बार है, ठीक है, कल जरूर समय दूंगा। एक्चुअली परिचय अपना मैं बता दूं, मैं जैसे अभी श्रीमान जी ने बताया, मेरा नाम चंद्रमणि प्रसाद सिंह है। मैं BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ और वर्तमान में पन्ना में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थ हूँ। मेरा योग से संबंध तो पहले से ही रहा है, जब से स्वामी जी का ये योग शुरू किया गया। लेकिन जब छतरपुर में मेरी पदस्थापना थी, उस समय हमारे हीरालाल जी के सानिध्य में जो है मेरे को कक्षा ज्वाइन करने का अवसर मिला। वहाँ पर योग ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में एक क्लास चलती थी, तो रेगुलर नियमित रूप से मैं उस कक्षा में जाया करता था और योग करता था। उसी दौरान योग शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक बार हरिद्वार के लिए भी अवसर मिला, जहाँ पर 5 दिन का कैंप भी किया। तत्पश्चात मेरी पदस्थापना जबलपुर में हुई, तो वहाँ भी संयोग से हमारा एक ये पतंजलि का क्लास चलती है, जहाँ पर भी मैं ज्वाइन किया और करता रहा। तदुपरांत अभी पन्ना में पदस्थ हूँ। दोस्तों, ये भी बताना चाहूँगा, मेरा अभी ये अप्रैल में ही सेवानिवृत्त भी हो रहा हूँ। तो यहाँ पर स्वयं ही
कर रहा हूँ योग। यहाँ कोई क्लास तो अभी है नहीं। तो योग के बारे में जैसा कि विषय दिया हुआ है, आप सभी लोग इसके बारे में हालांकि जानते हैं, समझते हैं, सभी लोग योग से जुड़े हुए हैं। फिर भी ये एक डिस्कशन का मैटर है, सत्संग जैसा है, तो इसको बार बार आपस में चर्चा करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और दोबारा एक कुछ भी किसी से कुछ भी ज्ञान मिलता है। तो उसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों, योग जैसा कि शब्द ही है कि योग मतलब गणितीय भाषा में देखें तो योग मतलब जोड़ना होता है। वास्तव में गणितीय भाषा में तो जोड़ते हैं, 2 और 2 को जोड़ा 4 हो गया, लेकिन इस जीवन का जो उद्देश्य है उसको कहाँ से जुड़ना है, वास्तव में उस योग उसको जोड़ने के लिए ये योग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा नाम है, यदि हम देखें तो किसी भी पद्धति में बहुत सारे जगह में, चाहे श्री रविशंकर जी का हो या कि एक और भी भूत शुद्धि क्रिया है, कई प्रकार की उसमें मतलब मैंने ज्वाइन करके उसका देखा भी है पिछले 10-12 साल में। तो हर योग की क्रिया या जो ये पद्धतियां हैं, उनमें सभी का एक ही उद्देश्य देखा है दोस्तों कि हमें श्वसन क्रिया के माध्यम से और फिजिकल एक्टिविटी, शरीर की फिजिकल एक्टिविटी, उसके साथ में श्वसन क्रिया के साथ में हमें अपने शरीर का, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। यदि जितना ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल रहेगा उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और फिजिकल मूवमेंट यदि बॉडी का होता है तो वो सभी अंग भी दुरुस्त रहते हैं। आपने देखा होगा कि या अभी भी देख रहे हैं कि खासकर कोविड के समय विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि बॉडी का ऑक्सीजन लेवल क्या है। बोले 98 है, 99 ठीक है, 94 अगर बोले तो बहुत टिपिकल हो गया। और उस समय देखा होगा कि देश में ऑक्सीजन स्टेट में देखें तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का एक मुहिम सी छिड़ी थी। हर जगह जिले में, हर जगह ये सब किए गए थे, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ रखने के लिए, कि यदि ऑक्सीजन, बाकी सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन यदि ऑक्सीजन हमको नहीं मिले तो हम सरवाइव करना मुश्किल है। दोस्तों, योग के माध्यम से जब हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हमें बड़ी एक शांति की अनुभूति होती है। और उस स्वस्थता की ओर हम जाते हैं, और जब स्वस्थ होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहता है, कोई दिक्कत परेशानी रोग नहीं रहता, तो हमारा मस्तिष्क भी सम अवस्था में आता है। जब सम अवस्था में आता है, हम ध्यान करते हैं और योग करते हैं, इन सब के माध्यम से अपने सांसों को हम संयमित करते हैं, कंट्रोल में करते हैं, और उससे हमें ध्यान के माध्यम से भी उसको सम करने का प्रयास करते हैं। उस अवस्था में हमें एक अपने आप में एक बहुत पूर्णता का आभास होता है और अच्छा लगता है। तो योग के माध्यम से इंटरनल एक्सटर्नल ये सारी चीजें हमारी स्वस्थ होती हैं। विशेष रूप से हमारे फेफड़े, यदि ऑक्सीजन का लेवल कम है तो इसका मतलब है कि फेफड़े की कार्य क्षमता घटी है।
जिसको कि इस योग के माध्यम से हम बढ़ाते हैं और पूरे शरीर को परिपूर्ण करते हैं। दोस्तों, जैसे कि जीवन का ये भी जानना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। ये मानव जीवन मिला है तो इसका मूल उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, जैसा अध्यात्म में कहा गया है और माना भी जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। आत्मा का की खुराक क्या है? आत्मा की, यदि मैं आत्मा हूं तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? आत्मा का खुराक है ज्ञान। और ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान मतलब, ज्ञान का अर्थ हुआ सांसारिक ज्ञान तो अलग है, लेकिन मुख्य रूप से ईश्वर का, उस परम शक्ति का ज्ञान होना और उसका आभास करना, ये एक, जिसको हम कह सकते हैं कि यही एक ज्ञान है। बाकी इसके अलावा तो ज्ञान है, पर उसको हम वैसा ज्ञान नहीं कह सकते हैं जो प्राथमिकता और हमारे लिए है। वो यही, इसी ज्ञान को हम ज्ञान कह सकते हैं। गीता में भी कई बार भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें जो सम स्थिति में है ऐसा भक्त प्रिय है। सम स्थिति को लाना, सम स्थिति में आना, इसमें हमारा ये योग ही एक सहायक है, जिसके जिसके सहारे, जिस जो सीढ़ी है, जिसके माध्यम से ही हम सम स्थिति में आ सकते हैं। कोई भी छोटा हो, बड़ा हो, नीचा हो, ऊंचा हो, लेकिन यदि हमारे ऊपर वो परिस्थितियां हमको प्रभावित ना कर पाए तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, जो कि इस योग के माध्यम से ही मिलता है। और दोस्तों, दूसरा मेरा ये मानना कि हर व्यक्ति जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारी जिज्ञासाएं हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, यदि उस पर आप जाएंगे तो ये पाते हैं कि हम अपने प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए ही कोई भी काम कर रहे हैं। तो जब प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं, तो वो आनंद या प्रसन्नता हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमारा सोचना होना चाहिए कि वास्तव में प्रसन्नता तो बहुत सारी जगहों से मिलता है, खुशी मिलती है, वो क्षणिक भी मिलती है। वो क्षणिक जो मिलती है उससे मिलेगी, फिर उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर मिलेगी, और उसी की दौड़ में हम लोग घूमते हैं, मतलब चलते रहते हैं कि ये कर लें, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, लेकिन कितनी देर के लिए? कोई भी कार्यक्रम किया, कुछ भी खाया पिया, वो थोड़ी देर के लिए, फिर हम उसी स्थिति में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से हम उस आनंद की स्थिति में, सतत आनंद की स्थिति में यदि आ जाते हैं तो फिर कोई हमें जरूरत नहीं रहेगी। हमें, हमारे लिए सब बराबर हो जाएगा, हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो रुक जाएंगी। तो वास्तव में यदि हम इस स्थिति को प्राप्त करना है तो जैसा कि बताया जाता है, अपन लोग सत्संग में, आप सभी लोग समझदार हैं, जानते हैं, देखते हैं, मैं तो आप लोगों के सामने ये निवेदन कर रहा था कि हर किसी ने यही इंगित किया है कि आप यदि सच्चे मन से ईश्वर, उस परम शक्ति को याद करेंगे और हमारा ध्यान सतत उसमें लगा हुआ है। अब ध्यान की बात आया तो ध्यान हम योग के माध्यम से ही अपने आप को इम्प्रूव करके लगाने की उसी स्टेज में पहुंच सकते हैं। सामान्य व्यक्ति तो यदि किसी तरफ कंसंट्रेट भी होगा, ध्यान भी लगाएगा, तो वो लगता नहीं है, हमारा तो यहाँ वहाँ मन विचरण करता रहता है। तो यदि हम उस पर स्थिति हो जाएं और जो भी हमारे सदगुरु रहते हैं
हैं उनका चिंतन, उनका याद और उस परम शक्ति की याद मन से करें, जुड़े वहां से रहें, तो हम आप आभास करेंगे कि हमको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आता है। मतलब वो ऐसा आनंद कि जितने समय आप जुड़े रहेंगे उतने समय आनंदित रहेंगे। आपको कोई कहीं किसी तरफ देखने सुनने की ऐसा लगेगा कि इसके अलावा और इससे अच्छा स्थायी आनंद तो है ही नहीं है। तो इस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए और उसका चिंतन ध्यान करते हुए मन स्थित से बाकी संसार के सारे काम करना चाहिए। और गृहस्थ में रहते हुए भी ये हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमेशा अंदर से आनंदित रह सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में भी मतलब सारे अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन अंदर से हमें ये हमेशा ध्यान रखना है या हमें उस अपने जो मन को उस परम शक्ति में लगाना है, जिससे कि हमें बड़ी एक संतुष्टि मिलती है। और उस संतुष्टि के बाद में वो ऐसी संतुष्टि है जिससे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि आप उस चरम आनंद को प्राप्त कर लिए हैं। तो दोस्तों, ये जो जीवन का उद्देश्य है उसको यदि अपन ने थोड़ा बहुत भी प्राप्त कर लिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, जिसके लिए ये जो योग है, जो पूज्य स्वामी जी ने पूरे देश में एवं देश विदेश में जिसका प्रचार प्रसार किया है, उनको हम लोग नमन करते हैं। और उनकी वजह से सारे लोग आज इस दिशा में बढ़ रहे हैं और अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ कर रहे हैं, प्लस शारीरिक रूप से स्वस्थ करने के बाद आगे की जो यात्रा है वो अध्यात्म की भी यात्रा उनकी शुरू हो रही है जब आदमी शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। तो आज मैं आप लोगों से यही निवेदन करने के लिए करना चाहूंगा कि हम जिस चीज की तलाश में हैं वो उसके ऊपर जरूर विचार करें। हमारी जिज्ञासाएं होती हैं कि हर हर वस्तु में, हर जगह पर ये सारी चीजें हम ढूंढते हैं, तो उसका स्थायी हल हमें ढूंढना है, जो कि इस योग के साथ में अपन सारे लोग जो जुड़े हुए हैं बहुत सही लाइन में जुड़े हुए हैं, और इसके माध्यम से ही हम केवल वहां पहुंच सकते हैं। ऋषि मुनि हमारे जो रहे हैं वो सारे लोग पहले भी यही योग किया, योग के माध्यम से ही उस अवस्था को प्राप्त किए हैं। और योग करने के बाद में ही आपका जो मस्तिष्क है वो इस प्रकार से फर्टाइल हो जाता है, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ती है और आप में इतनी क्षमता हो जाती है कि एक तो आनंदित रहते हैं, दूसरा जैसे कई वाक्य सुनते रहते हैं कि किसी संत का परीक्षाएं कैसे 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 ली गई हैं कि उसमें ये सारी चीजें आती है, वो विचलित नहीं हुआ है। उसको यदि किसी भी प्रकार से विचलित करने का प्रयास किया गया है तो विचलित नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए उसका वो कहीं पर मतलब स्थित है, ऐसी जगह पर स्थित है कि उसके लिए वो सब मान सम्मान, ऊंचा नीचा, ये उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बहुत बड़ा सम्मान दे दिया तो मान दे दिया तो वो मतलब उछलने लगेगा, या किसी ने उसको पूछा नहीं, किसी कार्यक्रम में गया कि हमारा तो यार ये बेइज्जती कर दिया, उसके लिए सब महत्व नहीं रखता है। और जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता तो उस परम शक्ति को में अवस्थित रहना है, स्थित रहना है, तो फिर उसके लिए कुछ भी बकाया नहीं रह जाता है और वो एक चरम आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को आज पहला दिन है, पहली बार मैं क्लास में जुड़ा हूं
और ये अवसर दिया है, और खासकर हमारे हीरालाल जी ने, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी निवेदन के साथ में अपना उद्बोधन में आज अभी समाप्त करना चाहूँगा। भविष्य में फिर से यदि अवसर मिलेगा तो जरूर आप लोगों को अभी सुनने का भी मैं प्रयास करूँगा, उसके बाद फिर से आऊँगा और आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। धन्यवाद, सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। साथी, इस बारे में यदि किसी को कुछ चर्चा करना, बात करना, तो वो वेलकम है आप लोगों को, या नहीं तो फिर अगले कोई कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। जी आदरणीय जी जी बहुत जी आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी। नहीं बोले सर, आप बोले। चूंकि आदरणीय सर ने जो मार्गदर्शन दिया है हमें युवाहार कार्यक्रम में, आदरणीय चंद्रमणि प्रसाद जी ने, और चूंकि आप अपना अनुभव आपने बताया, आपने योग के महत्व को बताया, आपने जो अपना अनुभव है वो, और आपने छतरपुर से लेके जहाँ भी, जबलपुर, पन्ना, जहाँ भी आप जा रहे हैं या रहते हैं, वहाँ आपने योग क्लास ली, आपने योग कराया और योग के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये स्वयं भी स्वस्थ रह रहे हैं और दूसरों को भी स्वस्थ करने का जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम नमन वंदन करते हैं। मैं चाहूँगा ऐसे कई हमारे योग शिक्षक हैं, योग साधक हैं, जो अपना जो कार्य समाज के स्वस्थ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपका आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी का हैंड रेज है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय का से संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी। जी श्रीमान जी, ओम। पूरे सदन को पुनः नमन वंदन। मैं आदरणीय जी के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। आप जब यहाँ धीमी कर लें, छतरपुर में पदस्थ थे और आपका निवास ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में था, यहीं चटई रोड में है, तो ये क्लास यही की ब्रांच थी, वो शाखा थी, यहीं से चालू कराई गई थी। एक योग शिक्षक है चतुर्थ विश्वकर्मा जी, उनको वहाँ डिप्यूट किया गया, उनने सहज स्वीकार किया। और जब हम लोग उधर से यहाँ आते थे अपने बजरंग नगर से छतरपुर, ये सटई रोड पिता मंदिर, तो हमको आप सुबह सुबह वहाँ रोड पे घूमते मिलते थे, माने 5 बजे। इनकी योग कक्षा लगती 6 बजे, 5 बजे घूमने निकल आते थे। जब बाकी लोग आते थे तो फिर ये अपना चालू करते थे। तो 1-1.5 साल आपका रहना हुआ, और उस समय वो स्वर्णिम काल था इनका, आपके समय का, कि योग कक्षा बहुत ही बढ़िया ढंग से अनुशासित रूप में और चली और आगे बढ़ी। उसका प्रतिफल स्वरूप है कि आज वो योग कक्षा प्रतिदिन निरंतर जो है प्रगति कर रही है। अधिक संख्या में अच्छे लोग, अनुसार लोग जुड़ रहे हैं उसमें, और निरंतर चल रही है। आप जबलपुर गए तो वहाँ भी योग कक्षा में बराबर जुड़ते रहे, अनूपपुर गए, जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ रहे, योग का प्रचार प्रसार किया और इस योग को जिया भी। और आपकी ऐसी छवि है विभाग में कि आपको योग के क्षेत्र में सब लोग जानते हैं, प्रशंसा करते हैं। मैं चर्चा करना चाहूंगा 2 मिनट का। आपसे भी एक बड़े हैं, चीफ इंजीनियर हैं, वर्मा साहब हैं, वो भी जबलपुर में आजकल सागर में थे। तो मैंने उनसे प्रसंग में चर्चा की आपकी, तो उन्होंने कम से कम आपकी तारीफ में 10 मिनट लगाए। वो उस समय जब एक जगह याद नहीं है राजस्थान का, तो वो ऐसी थे, आप डी थे उस समय। और वो वर्मा साहब दोनों ने बताया, हम जो है गुरु भाई भी हैं, उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा दखल है, बहुत अच्छा अनुभव हो, ज्ञान है, उसको जीते भी हैं। तो कल की जो बात है, कल मुझे अचानक ध्यान आया, मैंने आपसे बात की, आपने बहुत ही सरल तरीके से, सहज ढंग से, बिना किसी बहाना नानकुर की ये कैसे जुड़ेंगे, पता नहीं क्या बोलना क्या करना, बोले ठीक है, अब आप कह रहे हो तो जोड़ दो। अब प्रथम दिन है, जितना जो कुछ है सीमित हम बात करेंगे।
फिर आगे कभी जब होगा तो फिर और उस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे जैसा भी समय होगा। रहते हुए हरिद्वार जाना हुआ। हाँ, जैसा कि श्रीमान ने अभी बताया भी है कि हमने चर्चा की, आपने उत्सुकता व्यक्त की जब ये आप छतरपुर में थे कि हम हरिद्वार जाके प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। तो आपने सहयोग शिक्षा का प्रशिक्षण लिया यहाँ से, फिर सर्टिफिकेट जारी करवाए, फिर इनके साथ 2-3 लोग और गए। इनकी वजह से 4 लोगों ने और प्रशिक्षण लिया और हरिद्वार प्रशिक्षण लेके आए। वहाँ पर वो ऋषि अपने स्वामी जी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तब से निरंतर और पहले से भी इस पतंजलि योग पीठ से आप बराबर जुड़े हुए हैं और योग की गंगा लगातार बहा रहे हैं। तो ज्यादा और बात न करते हुए आगे फिर कभी आपके बारे में और चर्चा होगी या आपको जोड़ेंगे, लगातार जुड़ेंगे। एक दिन आप योग शिक्षक के रूप में भी जुड़ेंगे तो हम आपसे योग भी सीखेंगे। पूरी ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी योग कक्षा और ये पीताम्बर मंदिर योग कक्षा आपको हृदय से धन्यवाद देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी हाल इतना ही कहना था, कुछ और याद आएगा तो फिर हैंड रेज करूंगा। फिलहाल ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धन्यवाद सर। हेयरलाल जी। जैसा कि आपने साहब के बारे में बताया कि जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ भी रहते हैं और वहाँ आपने जो है एक को और उसको समाज को नई दिशा दी है। मैं आदरणीय साहब को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, वंदन और नमन करता हूँ। चूंकि आपने छतरपुर में प्रणाम। जो योग क्लास के बारे में बताया कि आप जहाँ छतरपुर रहे तो आपने विस्तार किया योग का, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का यही उद्देश्य है, परम सिद्ध आचार्य जी का यही उद्देश्य है कि योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, भारतीय शिक्षा, संस्कृति, भारतीय संस्कार समाज में पहले हमारी जो पुरानी परंपरा रही है, एक दूसरे का सम्मान करना, समाज को और हमें स्वस्थ रहना। आज जो है हम जो है नए आधुनिक युग की ओर बढ़ गए हैं। हमारा खान पान में बहुत दूषित हो गया है, जिसके कारण हम लगातार हर परिवार में व्यक्ति कहीं ना कहीं बीमार हो रहा है और गंभीर बीमारियों में हमारा पैसा बर्बाद होता है और हमारे परिवार का सदस्य भी चला जाता है। तो इससे बचने के लिए जो लगातार हम आप जो है किसी पद पर रहें, आदरणीय साहब की वजह से आप देखिए कहीं भी है, आप चाहे पन्ना में है, जबलपुर में, छतरपुर में या जहां भी रहे, वहां आपने जो है योग को नहीं छोड़ा, मूल में योग रखा। और कहीं जहां भी बैठ जाए वहां योग क्लास शुरू कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। यही उद्देश्य, और आपने जो है पतंजलि पीठ से जो शिक्षा ली या परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से, और वो आप यहाँ निरंतर कर रहे हैं। हम सब योगहार परिवार आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके इस प्रसाद के लिए नमन और वंदन करते हुए आगे मैं चाहूंगा आदरणीय आलोक यादव जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी का जैसे बेटा आज उन्होंने बड़ा ही भजन अच्छा सुनाया, और कोई भाई बहन अगर हमारे आज के मुख्य वक्ता महोदय से अपनी बात रखना चाहता है तो उनको हम आमंत्रित करते हैं। आदरणीय जी, अभी सिंह हेयरलाल जी। साहब कुछ कहने वाले थे, कुछ कहने जा रहे थे, आप जवाब बोल रहे। जी जी, महोदय आदरणीय कुछ सिंह कहने साहब वाले थे। जी। जी जी, स्वागत है। नहीं सर, मैंने प्रणाम किया था, ऐसा मतलब कहने का तो हो गया, कर लिया। जी जी, बस उज्जवल आप लोगों के सबकी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू। जी 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 जी, बहुत चलिए सुंदर। आलोक जी, और आप आलोक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, योग साधकों को और हम गुरुजनों को। ये सब आज गुरु जी की कृपा है कि सभी लोग जुड़ रहे हैं और अच्छे से सुन पा रहे हैं, एक दूसरे से परिचय हो पा रहा है। सिंह साहब से भी, मैं भी विद्युत मंडल का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ जो इंदौर से डेपुटेशन में छतरपुर आया हुआ हूँ। तो आज मुझे भी सौभाग्य हुआ साहब से सुनने का, कुछ ज्ञान प्राप्त करने का। वैसे कभी मिला तो नहीं हूँ मैं, लेकिन आज मिलने का मुझे सौभाग्य हुआ। सुबह गुरुजी ने बताया कि साहब को फ़ोन लगा लीजिए, तो मैंने फ़ोन लगा के बात की, तब मुझे पता चला कि सर आज बोलने वाले हैं कुछ विशेष। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं साहब के, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे गुरु जी की ओर सादर समर्पित, गुरु जी ही कहेंगे जो भी।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार, प्रणाम। जी जी जी, बहुत बहुत शादिवाद आदरणीय आलोक जी। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम में जो हमारा योग का शिविर रहा है, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में जो चर्चाएं हो रही हैं, इसके लिए अगर हमारे किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो, कोई संवाद करना चाहते हैं, तो चूंकि योग और जब अध्यात्म की बात आती है तो हम जो है आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, विद्वान भी हैं और अभी दिल्ली में हैं। तो मैं चाहूंगा कि योग अध्यात्म में आपका अगर कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो तो शायद आमंत्रित है। हमारे आदरणीय कृष्ण कुमार जी झारखंड से उनका हैंडरीच है, हैंडरीच से मैं उनको आमंत्रित करता हूं सम्मान के साथ। कृष्ण कुमार महतो जी हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं, वरिष्ठ युवाचार हैं, लगातार जो है झारखंड में अपना योग क्लास लगा रहे हैं, और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। और युवाहार में शुरू से जुड़े हुए हैं, युवाहार के एक नींव के पत्थर हैं आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आप आमंत्रित हैं। सदन को मेरा हार्दिक नमन। और आज तो बहुत ही अच्छे वक्ता हमारे थे चंद्रमणि प्रसाद जी आरूढ़ के जो अधीनस्थ कर्मचारी आलोक यादव जी के सुपुत्र और हीरालाल जी के शिष्य का मनमोहक भजन जो हमको हरि नाम बिना जगत में बहुत ही अच्छा लगा, जिसको मैंने उनका उस बालक का फोटो और मैं उस भजन के साथ अनुलोम विलोम करते हुए PFSP ग्रुप में डाल दिया हूँ। सबों से मेरा सादर निवेदन है कि आप लोग कृपया उस भजन को जरूर जो प्रस्तुति किए हैं और उनको अवश्य हृदयंगम करेंगे, और कुछ यदि इच्छा हो तो मैंने थोड़ा सा प्रशंसा कर दीजिएगा या लाइक कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का योग सत्र हीरालाल जी के सानिध्य में बहुत ही उत्तम रहा। सभी महानुभावों को मेरा धन्यवाद। बहुत जी सर, सर, यदि समय हो तो मैं थोड़ा सा, चूंकि आज पहली बार जुड़ा हूं, तो अपने विभाग के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं आप लोगों को, यदि कहें तो। जी स्वागत है आपका। जी सर, ये हमारा जो विभाग है, जिसको पहले मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोला जाता था, MPEB, बाद में फिर जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो उसका नाम परिवर्तन हो गया MPSEB, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया। सर, इसके बाद में केंद्र सरकार ने एक एक्ट पास किया, जिसके तहत सारे स्टेट में वो जो एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, वो उस बोर्ड को 6 भागों में बांटा गया। 6 गवर्नमेंट कंपनियां बनाई गई। पहले एक ही बोर्ड था, एक ही चेयरमैन होता था। ये मैं केवल चूंकि जुड़ा हुआ हूं तो एक जनरल नॉलेज के लिए बताना चाह रहा हूं। एक होता है पावर जनरेशन कंपनी, जो जनरेटिंग कंपनी, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, जहां पर बिजली बनती है, जो पावर हाउसेस होते हैं, ऐसे सभी पावर हाउसेस के लिए एक जनरेटिंग कंपनी का निर्माण किया गया, जिसके जो एक अलग कंपनी हो गई, गवर्नमेंट कंपनी, उसका प्रबंध संचालक अलग हो गए, वो सब सेपरेट हो गया। हिस्सा बंटवारा जैसे घर में होता है कि एक पिता उनके 6 यदि बच्चे हैं, तो उस प्रकार एक जनरेटिंग कंपनी हो गई। उनका स्वयं में अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट कंपनी हो गई।
उनका सारा चीजें हिसाब सब कुछ अलग है। दूसरा कंपनी हुआ हमारा पावर ट्रांसमिशन कंपनी बोला जाता है, एमपी ट्रांसमिशन कंपनी, जिसमें कि आप लोग देखते हो बड़े बड़े टावर दिखते होंगे। वो जो टावर की लाइन होती है, मतलब जहां बिजली बन गई, बिजली बनने के बाद बिजली बनाने तक का काम पावर जनरेटिंग कंपनी का होता है। बिजली बनाने के बाद में ट्रांसमिशन कंपनी आ जाती है, मतलब टावरों के माध्यम से बिजली वो ट्रांसमिट करता है और 132 केवी जो सब स्टेशन होता है वहां तक वो मेंटेन करता है, वहां पर ला के वो उपलब्ध करवा देता है 132 केवी सब स्टेशन तक। मतलब टावर की लाइन 132 केवी या 220 केवी सब स्टेशन, इसका ये काम ट्रांसमिशन कंपनी करता है। ट्रांसमिशन कंपनी के बाद में 132 केवी सब स्टेशन से फिर हमारा 33,000 वोल्ट की लाइन जो निकलती है, तो वो डिस्काम बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बोला जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मतलब 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मध्य प्रदेश में बनाई गई। एक अपना 21 जिले हैं जो कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बोला जाता है, जिसमें अपन लोग हैं। एक है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो भोपाल और ग्वालियर संभाग को मिला करके है। फिर एक है पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 3 हो गई, जिसमें इंदौर और उज्जैन है संभाग। ये तीनों कंपनियों के अलग अलग एमडी हो गए, अलग अलग सब कुछ हो गया और अलग अलग इनकी ग्रेडेशन वगैरह सब कुछ अलग अलग है। हम आपको काम जो पड़ता है वो केवल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से पड़ता है, डिस्काम से, जहाँ से आवेदन देना है, कनेक्शन लेना है या बिजली लेना है, वो डिस्काम से ही पब्लिक का वास्ता पड़ता है, जिसमें अपन लोग काम कर रहे हैं। और इन तीनों डिस्काम के ऊपर स्टेट लेवल का एक पावर मैनेजमेंट कंपनी भी है। इन तीनों ईस्ट डिस्काम, सेंट्रल डिस्काम, वेस्ट डिस्काम, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के ऊपर तीनों को स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पावर मैनेजमेंट कंपनी नाम से है, जो कि इन तीनों को कोऑर्डिनेट करता है और पावर परचेज, जो बिजली कमी बेसी होता है तो वही सब परचेज करता है, ज्यादा होता है तो बेचता है। बाकी जो जिसका वितरण कंपनी बता रहे हैं डिस्काम, वो तो वितरण करने का काम करता है, जनता का काम करता है, उसे बिजली देता है, पैसे वसूली करता है, ये सारे काम करता है। तो ये कई बार बड़े बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, वितरण कंपनी क्या है, ये ट्रांसमिशन कंपनी क्या है। इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को केवल बताने का प्रयास किया है कि चूंकि अब हम जुड़े हुए हैं इससे। तो ये होता है कि ये डिस्काम जो होता है वितरण वितरण जैसे राशन का वितरण होता है, उसी प्रकार समझ लो ये वितरण की कंपनी है। पब्लिक को मुख्य रूप से वितरण कंपनी से काम रहता है। ये एक सामान्य ज्ञान के लिए मैंने बताया। बाकी सबको नमस्कार, पुनः शुभकामनाएं। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत शाबाश सर, आपने अपनी जानकारी प्रधान की विभाग के बारे में। मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात संवाद करने का कष्ट करें। तो सदन को नमन। आज की हमारे योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आज मुख्य अतिथि महोदय ने हमें जो आध्यात्म का ज्ञान दिया और योग के माध्यम से किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं और आनंदित महसूस कर सकते हैं, खुशी रह सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की। अंत में उन्होंने चर्चा की अपने विभाग के संबंध में, जो कि बहुत ही सब लोगों से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से इसकी जानकारी होना चाहिए। सर, मेरा आपसे निवेदन है, एक क्वेश्चन है सर, कि जैसे सूक्ष्म उद्योग उन्नयन प्रधानमंत्री महोदय का एक कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत किसानों को जो है छोटे छोटे इक्विपमेंट लगा करके कुछ चीज़ें तैयार करने के लिए कहा गया, छोटी छोटी मशीन के माध्यम से। सर, मान लो मेरे खेत में 5 हार्स पावर का कनेक्शन है और यदि मैं वहाँ पर ग्रेडर लगाता हूँ या मैं डिस्टोनर लगाता हूँ, तो क्या मुझे अलग से कनेक्शन लेना पड़ेगा या इसमें स्वीकृति मिल जाएगी? जियो। देखिए,
हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। सोलर, आपने शायद सोलर की बात की है ना? सर सोलर नहीं, जैसे मेरे यहाँ पर बिजली विभाग से जो है कनेक्शन है कि भाई कुएं पर, जी हाँ, कुएं पर ट्यूबवेल पंप का पर। कनेक्शन है, पंप का कनेक्शन है। जी हाँ। हाँ ठीक है। और मैं सूक्ष्म उद्योग उन्नयन विभाग से एक इक्विपमेंट खरीदता हूँ जिसको डिस्टोनर कहते हैं, हम्म। और मैं वो भी उतना ही हार्स पावर का है। तो क्या मैं जो अतिरिक्त समय में उसका उपयोग बिजली का उसमें कर सकता हूँ या नहीं? उससे उससे क्या काम करेंगे वो जो लगाएंगे अब तो? उससे काम ये होगा कि हम अपने अनाज को जो है वो हाँ, साफ करेंगे, और साफ करके उसको जो है ग्रेडिंग करके उसको हम जो है ग्रेडिंग कर सकते हैं और उसके गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो वो ये एक अलग काम हो गया जी। है पर ना? हमको ये जानकारी दी गई सर हाँ हार्टिकल्चर विभाग के द्वारा कि जी। आप कर सकते हो ऐसा, तो इसमें देखिए, क्या है? इसको मैं क्लियर बता दूं, ये थोड़ा टैरिफ में जो अभी ये चूंकि पहला क्वेश्चन है, इसको टैरिफ बुक में हमें देखना है कि ये यदि आपका एग्रीकल्चर जो जिस थ्रेसिंग है, यदि आपका पंप कनेक्शन है तो वो है, प्लस उसके साथ में थ्रेसिंग वगैरह, ये सब एग्रीकल्चर में ही कैटेगरी में ही आते हैं। जैसा आपने कहा कि उसको बंद करके और वो लगा लिया, उसको चालू कर लिया उसी कनेक्शन से, तो वो उसमें परमिटेड है, बशर्ते उसकी सूचना विभाग को जब करना रहता है तो देना पड़ता है। लेकिन जी ये जो अभी आपने बताया है, यदि वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो एग्रीकल्चर कृषि कार्य की श्रेणी में ही आता है कि नहीं आता है। यदि वो कृषि कार्य की श्रेणी में आता है, उसमें डिस्क्राइब रहता है, जो भी टैरिफ हमारी टैरिफ बुक होती है जिसमें कि रेट्स दिए रहते हैं, तो उस रेट्स के लिए वो जितने भी काम हैं कि इस यदि आपका स्थायी पंप कनेक्शन है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, पंप चला सकते हैं, प्लस उसमें थ्रेसिंग कर सकते हैं, प्लस और भी जो वो देखने पर यदि उसमें प्रावधान दिया होगा तो आप निश्चित रूप से उसको कर सकते हैं, बशर्ते उसकी सूचना आपको विभाग को देना होगा। और यदि उस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो आप टैरिफ बुक को थोड़ा सा देख लीजिए, मैं भी देख लूंगा टैरिफ बुक। तो इसलिए अभी उसका चूंकि क्लियर मैं अभी नहीं बोल सकता हूं, पर यदि वो एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है तो फिर उसको अपन कर सकते हैं। सर, जी पर सर, धन्यवाद सर। चेंज नहीं होना चाहिए जी। जी सर, बहुत बहुत शाहदवाज सर, धन्यवाद। आदरणीय रूप सिंह जी, रोहिना, जिला नर्मदापुरम से अपना सवाल करें। जी ओम, सदन को प्रणाम। और आज ये किसानों की बिजली की समस्या को लेकर जो महोदय जी जुड़े हैं, आज बड़ा समस्या लोगों की हल होगी और बड़ी जानकारी उन्होंने दी है विस्तार से। ये जानकारी हमको थी नहीं, मतलब ये क्या क्या होता है। मैं भी अभी जैसे दादू ने कहा है कि हमने वो सूक्ष्म उद्योग तहत लगाया है, तो मैंने भी अपने खेतों पर खलियान में सूक्ष्म उद्योग के तहत कच्ची घानी की तेल की मशीन लगा रहा हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करा है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सब जमा करे हैं, उनने जो जो उनके तहत मांगे जाते हैं फाइल बनवाई है, जमा की है। अब वो मेरे से कह रहे हैं, बोले कि हम आपको डीपी देंगे लगा के। तो डीपी में मेरे को बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है। मैं अपना जो काम है वो जुगाड़ तुगाड़ करके कर रहा हूँ। और मेरे पास से करीब 500-600 फीट पे लाइन है। तो मैं उनसे कह रहा हूँ इस लाइन से मेरे को जोड़ दें। अब वो 3 फेस लाइन डली हुई है, वहाँ अभी वर्तमान सिंगल फेस लाइन चालू है। तो वो कुछ आनाकानी कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं? और ये समस्या हमारी हल हो सकती कि नहीं विभाग के द्वारा कि हमको डीपी न लगाकर जो लगी हुई डीपी है पुरानी, उसी से हमको कनेक्शन दे दिया जाए, तो हम कम खर्चे में शायद हमारा काम चालू हो जाएगा। जी महोदय जी से मेरा निवेदन है और जानकारी लेना चाहता हूँ मैं। सर कौन से जिले की बात है, ये कौन से कंपनी में नर्मदापुरम है? जिले की बात है सर, रोहना गांव। रोहना कौन सा जिला है? नर्मदापुरम, होशंगाबाद। अच्छा, होशंगाबाद मध्य क्षेत्र की बात है। जी तो
देखिए, जैसे हम लोगों के यहाँ पर तो सारी चीजें ये ऑनलाइन है। जो आवेदन का, जैसे आपने बताया कच्ची घानी का आवेदन करना है, तो ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। संभवतः वहाँ भी होगा वैसे, मध्य क्षेत्र में ही शायद जी हुआ है। कि आवेदन ऑनलाइन हुआ। अब रही बात आपकी, जो कनेक्शन लेने के लिए आपने अप्लाई किया है, उन्होंने बोल रहे हैं कि डीपी लगाना है, तो उसमें ये बात देखी जाती है कि जो पहले से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जी। उस पर अभी कितना भार अच्छा जी। है ना। यदि उसकी क्षमता, जैसे सपोज मान लीजिए कि वो 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 63 केवीए का, जी। और उस पर यदि वो करीब 50 से 55 केवीए का लोड है पूर्व जी। से ही, उसमें घरेलू कनेक्शन है, प्लस स्पेलर है, प्लस और कुछ है दूसरे प्रकार का, तो फिर 80% यदि लोडिंग हो गई है तो उसको फर्दर उसमें फिर लोड नहीं डालते, जी। है ना। फिर उसको फेलवर को रोकने के लिए, तो यदि उसमें क्षमता नहीं जब रहती है, तो फिर उसकी बात आती है कि अलग से ट्रांसफार्मर उसमें लगा करके कनेक्शन देना। क्योंकि यदि उसी ट्रांसफार्मर से वो आपको कनेक्शन दे देंगे या हमको दे देंगे, तो वो ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा। जी। तो ये उसमें वो इसलिए कर रहे होंगे, आप उनसे पता भी लगा सकते हैं कि वो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी शायद जितनी उसकी क्षमता है उतने क्षमता का उसमें ऑलरेडी कनेक्शन पहले से ही होगा। इस वजह से वो प्रपोज किए होंगे कि नया ट्रांसफार्मर छोटा सा, कितने केवीए, कितने किलोवाट का आप कनेक्शन लेना चाह रहे हैं? 3 किलोवाट का ले रहा हूँ सर। 3 किलोवाट का। अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली वो बता देंगे कि ये अलग से लगवाने का पर्पज वही है कि ओवरलोड रहता है, तो अपन अलग से लगाने का प्रपोज करते हैं। और उसके 2 तरीके रहते हैं, और या तो मतलब एक तो वो इसमें विभाग का भी रहता है कि यदि उद्योग के उसमें आता है और आधा किलोमीटर के अंदर है, तो जी। उसमें कुछ सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस लगते हैं जी। के हिसाब से, प्लस ट्रांसफार्मर और लाइन वो विभाग की तरफ से लग जाता है। जी। है? तो और सर जैसे अभी वर्तमान जो ट्रांसफार्मर रखा है, हाँ वो हाँ, अगर ओवरलोड नहीं हो रहा तो उसी दे सकते हैं, और अगर ओवरलोड हो रहा है तो वो उसकी जगह पे बड़ा ट्रांसफार्मर डाल सकते हैं क्या उनकी तरफ, विभाग की तरफ से? नहीं नहीं, उसमें बड़ा ट्रांसफार्मर यदि आपकी वजह से लगाना पड़ रहा है तो वो उसकी उसकी क्षमता बढ़ाएंगे, लेकिन उसका जो कॉस्ट आएगा डिफरेंस, वो आपको ही जमा करना पड़ेगा। जी। जी। ऐसा है। अब वो किस जी धन्यवाद सर। जी जी एक किसान और बिजली बिजली एक किसान का जो है महत्वपूर्ण विभाग है, और जिससे आपका बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। समस्या किसानों को बिजली की कनेक्शन की और जो हो रही है उसमें संवाद चल रहा है। हमारे किसान भाई आदरणीय राम कुसुम भारद्वाज जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और वो भी अपना संवाद करने का कष्ट करें। पूरे सदन को प्रणाम। मैं ग्रीन एवेन्यू योग कक्षा से रामकृष्ण भारद्वाज। क्योंकि अभी सिंह साहब का योग और आध्यात्म विषय पर चर्चा सुनी, और क्योंकि ये जिस योग कक्षा में अभी हम योग कर रहे हैं, इस योग कक्षा में आप प्रशिक्षक के तौर पर रहे हैं और काफी लंबे समय तक किया। हालांकि उस समय में नहीं रहा, बाद में आया, लेकिन हमारे साथियों के द्वारा आपके बारे में जानकारी दी गई कि आप कंटिन्यू, और सबसे बड़ी बात अनुशासन और समय, ये आपका बड़ा यहाँ पर चर्चा में रहा। आज भी हम लोग अभी योग कक्षा में हैं। सिंह साहब को आपकी योग कक्षा में बताना चाह रहा था। हमारे यहाँ पर जो संरक्षक हैं नन्नू राजा साहब और बाकी साथी, आप सबको देखिएगा ये सभी साथी योग कर रहे हैं। आपकी कक्षा कंटिन्यू चल रही है सभी को और प्रणाम, लगातार
लगातार कक्षा चल रही है आपकी। बस इतना है कि आप 5:30 बजे करा लेते थे, आपके जाने के बाद वो 6 बजे हो गई। आधा घंटे का समय जो है नहीं मैं सर अभी मैं आया था एक दिन, आप नहीं थे छतरपुर, हाँ, एक मैं दिन बाहर गया था जी। जी हाँ जी हाँ। अभी बताया, तो सभी आप लोगों ने बताया हमें। हाँ, तो उस दिन भी मैं वैसे मैं पन्ना से 5:30 बजे पहुंच गया था। जी जी जी। तो वो अनुशासन हम लोग जो है सीखने की कोशिश कर रहे हैं और कक्षा को 6 बजे से 5:30 ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपका योग एवं आध्यात्म विषय पर चर्चा भी काफी सारगर्भित थी, हम लोगों को सीखने का मौका मिला। पूरी कक्षा ने लगातार आपको सुना है और अभी भी योग कक्षा आपको सुन रही है। ये सभी को प्रणाम मेरा बोलिए सबको। वो बोल रहे हैं सभी को प्रणाम। बहुत बहुत शानदार प्रणाम जब प्रणाम आत्मीय मिलन होता है, जब अपनी यादें आती हैं। तो भरद्वाज जी बहुत बहुत जी। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ बालाघाट, सॉरी छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा चलता हूँ। छिंदवाड़ा से हमारे केवीके के डॉक्टर RL रावत जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, मेरा प्रश्न, पहले सदन को सभी को सादर प्रणाम। और मेरा प्रश्न थोड़ा सा व्यक्तिक है। तो मैं आदरणीय से पूछना चाह रहा था कि ये जो हम कनेक्शन लेते हैं घर में, तो जैसे हमारी कॉलोनी में मतलब सब तरफ कनेक्शन है, और अभी जो नया घर बना है तो उसमें कुछ स्पेशल चार्ज वो कर रहे हैं कि क्या वो उसका वो, तो क्या इसका ये मतलब व्यवस्थित वो उसमें कनेक्शन अलग से चार्ज लगता है कुछ? क्या नाम उसका बताया उन्होंने, नाम मुझे आपका घर कोई कॉलोनी में है क्या? हाँ जी, कॉलोनी में है सर। अच्छा, तो वो कॉलोनी में अभी लाइन डालने का पूरे कॉलोनी में जो बिल्डर ने बनाया है या कि आप लोगों ने अलग अलग बनाया है? बिल्डर का नहीं है सर, ये अलग अलग है। अलग अलग आप लोगों ने बनाया है जी, तो नगर निगम के नल वगैरह सब है यहाँ पर। हाँ, तो उसमें अभी लाइन डली नहीं होगी आपके कॉलोनी में पूरे? लाइन है पूरे, मतलब आजू बाजू हमारे सभी घरों में लाइन है। हम मतलब मैं अलग से कनेक्शन लेना चाह रहा हूँ, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज की बात हो रही है। हाँ, वो क्या है कि सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के बाद डेवलपमेंट का चार्ज डेवलप हो ऐसा रहता है। देखिए, वो जो भी कॉलोनी होती है, चाहे बिल्डर बनाए या अपन बहुत सारे लोग वो करने के बाद में बनाए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो लाइन डालने का काम वो है कि बिल्डर को डालना है, या कि अलग अलग यदि वो प्लाट हैं तो फिर उसको लोग संयुक्त रूप से करके उसमें लाइन डालने का काम वो स्वयं करता है। और अन्यथा कोई जब स्कीम आती है, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन की किसी समय आती है, तो वो अलग है। लेकिन प्राइवेट जो कॉलोनी होती है उसमें व्यक्तिगत ही मतलब या बिल्डर के द्वारा बनाया जाता है, तो बिल्डर को लाइन डाल करके हैंडओवर करना है, कनेक्ट करना है, या कि फिर अपन प्लॉटिंग करके प्राइवेट रूप से मकान बना रहे हैं तो कंबाइंड करके और उसको फिर उसमें जो भी लाइन लगना है, ट्रांसफार्मर लगना, वो हमको स्वयं को डलवाना है। यदि वो ऐसा नहीं होता है तो फिर वो उसको डालने के लिए एक मतलब चार्ज लगता है जो कि जमा होता है, और बाद में जब वो पूरा जमा हो जाता है तो फिर विभाग उसमें लाइन डाल देता है, बाद में डालेगा, अभी आपको कनेक्शन दे देगा। तो वो एक स्पेशल चार्ज रहता है डलने का, चूँकि वो कॉलोनी है, भले ही आप लोग अलग अलग बना रहे हैं पर कई प्लाटिंग एक साथ हुए होंगे, इसलिए वो लगता है। अब छिंदवाड़ा तो खैर अपने ईजेड पूर्व क्षेत्र कंपनी के अंतर्गत ही है, इसलिए वहाँ यदि कोई ऐसी दिक्कत है तो आप बता भी सकते हैं, वहाँ के एसई वगैरह से भी मैं बात कर लूँगा यदि कोई खास ऐसी लीगल दिक्कत होगी तो, पर उसमें लगता है जी। धन्यवाद जी,
आदरणीय तुलाराम पटेल जी, होशंगाबाद जिले नर्मदापुरम से सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद मुनीलाल जी, सदन को प्रणाम। मुख्य अतिथि महोदय, मैं होशंगाबाद जिले से तुलाराम पटेल मेरा नाम है। मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से 1977 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीई किया हूँ और इटारसी के पास एक गांव है साकेत, वहाँ खेती करता हूँ। एक योजना है सर ये सोलर की, तो मेरे खेत में एक 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगे हुए हैं। आजकल हरियाणा पंजाब में एक सिस्टम चल रहा है, ट्राली पे उसको कनेक्ट करते हैं, लोड करते हैं और घर ले आते हैं। जब आप सीजन रहता है तो हम उसको घर ला के, और आपकी एमपीबी की जो वो सिस्टम है जैसे ऑफलाइन, ऑनलाइन और हाइब्रिड, तो हम उसका फायदा ले सकते हैं क्या? कृपया थोड़ा सा बताएं प्लीज, धन्यवाद। देखिए वो जो आप उसमें अपने खेत में पंप के लिए लगवाए, सोलर लगा होगा आपके, जी सर। है ना, उससे पंप चलाते होंगे। जी सर। वो एक्चुअली आपका जो कुसुम स्कीम है गवर्नमेंट की, जी जी जी, कुसुम ए, कुसुम बी, कुसुम सी, तो उसके तहत इसमें सब्सिडी है कि आप पंप के लिए सेपरेट सोलर लगा करके और पंप को चला सकते हैं। जी जी उसको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है जी। तो वो एक अलग प्रकरण हो गया। जी अब आप चाह रहे हैं उसको हम घर में ला करके जी और लाइन, मतलब उसको जनरेट करके लाइन में दे दें, है ना? जी 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 सर। हाँ, तो वो उसके लिए आपको एक्चुअली अलग से सोलर का मतलब रेगुलर एक कनेक्शन लेना पड़ता है। जितने किलोवाट का आपका घर का कनेक्शन है एक्चुअली उतने किलोवाट का ही वो मिलता है। अच्छा मतलब अच्छा। जैसे आपका घर का 2 किलोवाट का सैंक्शन है तो 2 किलोवाट या 3 का लगाना है तो 3 किलोवाट घर का कनेक्शन पहले बढ़ाना पड़ेगा, फिर 3 जी किलोवाट का आप लगवा सकते हैं। फिर उसमें क्या है कि वो नेट मीटरिंग लगता है। जी जी नेट मतलब जैसे कि आपने आपका सोलर जो बनाता है बिजली, और बनाने के बाद में जो यूज हो जाता है घर में वो तो ठीक है, जी और उसके अलावा जो बचता है वो लाइन में चला जाता है। तो एक तो उसको रिकॉर्ड करता है वो कि जी आपकी जी कितनी लाइन पर दिया आपने। जी दूसरा ये रहता है कि नाइट में जब आपकी बिजली नहीं बनती है तो लाइन से आपने मतलब कितना इंपोर्ट किया, कितना बिजली लिया है, जी। वो मीटर रिकॉर्ड करता है। मतलब बाई डायरेक्शनल रहता है कि आपने कितना। डायरेक्शनल रहता है सर। हाँ, इसकी जानकारी है मुझे। आप हाँ अपने विभाग की थोड़ी सुविधा के बता दीजिए प्लीज। जी जी, नहीं उसमें वो एक्चुअली उससे हल नहीं होगा टेम्परेरी, चूंकि उसको ला करके इसमें लगा करके ऐसा नहीं दे पाएंगे जब तक वो मीटर नहीं लगेगा। मीटर के जी, लिए रेगुलर कनेक्शन होना चाहिए तभी उसका लाभ मिल पाएगा। वैसे धन्यवाद, आपने भी किया, मैकेनिकल से क्या, ग्रेजुएट आदमी है, इंजीनियर है, थैंक यू सर, समझ। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू। जी, थैंक यू। जी बहुत सुंदर। अब अंतिम 2 सवाल आदरणीय शरद वर्मा जी और प्रदीप राज वर्मा जी 8 बजे समापन करेंगे। जी आदरणीय शरद वर्मा जी। जी, बहुत अच्छी समस्या पे चर्चा हो रही है और ये किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं रहती है बिजली। सर बिजली में हमें 2 चीज, जो अभी सोलर के ऑनलाइन चालू हुए हैं जिसमें 10 एचपी का 90% माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री की योजना सब्सिडी दे रही है। इसमें 10 एचपी में 58,000 रुपए जमा हो रहे हैं, तो इसमें हमें 10 एचपी का कनेक्शन मिल रहा है। और अगर इसी का 10 एचपी का हम अगर 1 लाख कुछ 10,000 या 15,000 का कनेक्शन लेते हैं तो वो 10 एचपी हम घर में भी यूज कर सकते हैं और अपने पंप में भी कर सकते हैं। इस बार इस योजना में एक नया वो जोड़ा गया है। तो सर ये जो जब जैसे हमारा अगर सोलर से पानी आ रहा है हमारे घरों में, तो बिजली वाले जो मोटर कनेक्शन बोलते हैं कि घर में जो पानी आ रहा है वो कमर्शियल आपका पंप रहता है, तो आपका जो बिल है वो उसमें कमर्शियल जो पंप है उसको घरेलू बिजली में ना जोड़कर उसको पंप में जोड़ा जाए। जब हम सोलर से चला रहे हैं तो इसको क्यों जोड़ा जाता है सर? इसका कोई बायलॉज है क्या सर? अगर कोई पूरा बायलॉज मिले, मैं सर एलएलबी एलएलएम हूँ आपको बताऊं, तो मैं चाहता हूं सर इनका कोई बायलॉज हो, अगर एमपीवी का कस्टमर और इसके किसान और एमपीवी के बीच का,
कि क्या क्या संविधाएं होती हैं, क्या 26 धारा क्या है, 31 32 आपकी जो हुई, तो वो विषयों में सारी जानकारी कैसे मिल पाएगी? जी नहीं, आपका मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि कहने का मतलब कि पंप के लिए आपका सोलर है जी सर, जी सर। है ना? घर में जो पंप के पानी भरते हैं वो पंप से भरते हैं, नहीं, सोलर अभी पंप। सोलर पंप अलग से लगा हुआ है। जी वो किसके एग्रीकल्चर पर्पज के लिए है या कि सर, सोलर तो जो है हमारा मतलब एग्रीकल्चर पर्पस दोनों हो रहे हैं सर, खेत में घर है हमारा। अच्छा, खेत में है, वहीं पे आपने ये सोलर लगा रखा है, जी जी जी। तो उसको इसमें घर घर के लिए लगा रखा है, घर मतलब जैसे जो कनेक्शन के साथ में लगा रखा है। हाँ मतलब सर क्या करते हैं हम लोग, जैसे 2 HP का पानी है तो खेत में जा रहा है, उसमें से एक छोटा सा पाइप लेके आधे हाँ इंची का वो हाँ अपने हाँ। घर की टंकी में जोड़ लेते हैं अपन लोग। अच्छा 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 तो अच्छा उनका अच्छा। कहना है नहीं साहब इसका तो आपको बिल लगेगा। हमने कहा यार ये तो कौन सी वो है सर, अब पूछे हमें, कभी कोई अधिकारी मिलेंगे तो बात करेंगे। हाँ, अब ये देखिए, जहाँ तक टैरिफ की बात है ना, टैरिफ जो अब आप तो एडवोकेट हैं, खैर जो जानते हैं। अब ये नियम कायदे की बात ऐसी है कि जो जिस पर्पज के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, तो वो उसी पर्पज के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। यदि चेंज ऑफ पर्पज हो गया तो चेंज ऑफ पर्पज मतलब लीगल तो नहीं हुआ, है ना? अब ये बात जरूर है कि वहीं पर खेत में आपका घर है और वहीं पर वो लगा हुआ है, तो एक टंकी आपने भर लिया, है ना? तो तब कोई बहुत बड़ा डायरेक्ट जुर्म तो नहीं कह सकते हैं, है ना, कि कोई जुर्म है। लेकिन उसमें ये जरूर है कि यदि लीगली कोई प्लेटफॉर्म पे बोलेगा तो बोलेगा साहब ये पर्पज ने हमने जो दिया है, वो सोलर दिया है, सिंचाई के लिए दिया है, उसके लिए हमने सब्सिडी दिया है, उसके लिए योगदान दिया है कि उस पर्पज के लिए आप उपयोग करो। लेकिन आप यदि उसको घर के लिए या दुकान के लिए या किसी उद्योग के लिए पानी का उपयोग करते हैं, तो वो दूसरी कैटेगरी हो जाती है। इसलिए वो मतलब आपत्ति की कौन ने, मतलब उसमें क्या राइटिंग में आपत्ति किया है क्या कुछ? एमपीवी वालों ने बोला सर अभी जो सोलर योजना आई है ना, नई जो आई है, हाँ उसमें जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि घर के लिए अगर कोई यूज करना चाहता है तो वो हाँ सोलर 1,25,000 में 10 HP का दे रहे हैं। उसमें हाँ जी। स्पष्ट लिखा है कि आप खेत में भी यूज करो, घर में भी यूज करो। तो हाँ, इसका उसमें बायलॉज कहाँ रहता है सर? बायलॉज मिलना ये चाहिए मतलब नहीं हम नहीं, लोगों इसका ऊर्जा विकास निगम जो है ना, देखिए, इसका ऊर्जा विकास निगम, अपना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में को। ये जी सारी चीजें मिल जाएंगी, और ऊर्जा विकास निगम ही इसका नोडल होता है ना? जी जी तो जी आपको यदि और थोड़ा सा ये जानकारी की आवश्यकता होगी तो वो ऊर्जा विकास निगम के ऑफिस में जाएंगे, तो वो कंप्लीट जानकारी दे देंगे। जी 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 जी। वैसे कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, जब खेत में घर है, खेत में लगा हुआ है, तो ऐसी कोई समस्या की बात समझ में नहीं आ रही है। फिर भी आप ऊर्जा विकास निगम के ऑफिस में थोड़ा संपर्क कर लेंगे, वो बाइलाज भी उपलब्ध करवा देंगे। जी सर, जी किसान के लिए एमपीवी का मेरा एक मानना है, सुझाव है सर, कि एक सर, पुस्तिका निकालनी चाहिए जिसमें नियमावली हो कि भाई किसान को ये सुविधा एमपीवी से है और एमपीवी इन दायरों में इनमें मतलब चार्ज कर सकती है। तो इसका एक कोई बायलॉज सर निकलना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए और ये इसमें एमपी सप्लाई कोड जो है ना, एक है सप्लाई कोड 2021 में अपडेट हुआ है, एक तो वो है, उसमें पूरा डिटेल है। और एक एक्ट तो आपको मालूम है, 2003 जो सप्लाई एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, और सप्लाई कोड 2021, और टैरिफ बुक जो ईयरली बदलती है, हर वर्ष उसके रेट्स बदलते हैं। तो किसमें क्या रेट किस वर्ष अब प्रभावी हो गया है, विद्युत नियामक आयोग के द्वारा उसको अप्रूव किया जाता है। ये 3 किताबें हैं, 3 पुस्तक है, जिसमें कि करीब करीब सारी चीजें मिल जाती हैं अपन ढूंढने पर कि क्या बारीकी है।
वो भी मिल जाता है देखने पर। तो बाकी यदि उसमें कुछ चीज़ें डाउट हैं तो फिर ऑफिस को क्लियर करना चाहिए। और हम आपके लिए सहयोग के लिए ही हैं। मतलब यदि कहीं कोई असहयोग की बात करते तो वो मैं नहीं समझता ऐसा होना चाहिए। हम आप सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए ही, आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए, निदान के लिए हैं कि क्या सही है आपको हम बता सकें, आपको समझा सकें। यदि कोई ऐसी बात है तो आप खुद ही, दूसरे पब्लिक खुद भी समझ जाती है उसको। इग्नोरेंस की वजह से यदि जानकारी नहीं है तो ठीक है, कोई काम कर सकता है, लेकिन जब अच्छी तरह से समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है, तो वो भी मान जाता है। तो अच्छी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, वो तो लोकल ऑफिस की जवाबदारी है, वो कर देगा। लेकिन अभी जो आपने कहा कि ऊर्जा विकास निगम के उसमें यदि जाएंगे तो सोलर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सर जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब थैंक मैं यू सर। आदरणीय पवन कुमार जी सर को आमंत्रित कर रहा हूं कि वहाँ में इसके बाद जो है 2 और हेनरी थे, लेकिन समय हो रहा है। चलिए मैं देखता हूँ कितना समय मिलता है। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ आज की योग क्लास और आज के जो किसान और विद्युत विभाग के जो संवाद हुआ है उस पर अपना मार्गदर्शन संवाद करने का काम करें। जी धन्यवाद, नमस्कार। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही। और उन्होंने हमारे मुख्य का योग कराया है, सबके साथ योग करा दिया, बिजली का योग करा दिया। ये सब जोड़ते हुए उनको भी अभिनंदन करते हुए, आज के मुख्य अतिथि का अभिनंदन करते हुए, और जो एक महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने चर्चा की है, आध्यात्म के अलावा, अध्यात्म तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ जो जनमानस की समस्याएं हैं, बिजली विभाग से संबंधित कार्य हैं और बिजली से संबंधित कार्य हैं, जिसमें कि एक नया योग हो रहा है, वो है सोलर का, वैकल्पिक ऊर्जा का। तो मेरा प्रश्न भी है कि ये जो नया योग वैकल्पिक ऊर्जा का हो रहा है, और इस तरह से क्लीन एनर्जी की भी हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो ऊर्जा है उसके लिए जो अभी तक के कोयले से और पानी से के आधार पर ही बिजली का उत्पादन हो रहा था। आपने डिस्कॉम की बात की, लेकिन मैं उससे पहले उत्पादन की बात कर रहा हूँ। तो उत्पादन जो है वो पर्यावरण के ह्रास की वजह से हो रहा है। मतलब उसके लिए जो कोयला लग रहा है उसके लिए खुदान करना पड़ रहा है, डैम बन रहे हैं तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं डूब हो रही है, और बाकी कई सारी और समस्याएं उससे आ रही हैं। तो अब जो ये विकल्प आ रहा है कि हम सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन करें, इस विषय पर जो इससे जनित समस्याएं हैं, क्योंकि मेरा मानना है हमने देखा है कि कोई भी हम नई चीज लेके आते हैं वो अपने साथ एक नई समस्या भी लेके आती है। तो ये जो सौर ऊर्जा से संबंधित समस्याएं हैं, जिसमें कि कई कुछ पर हमने पूर्व में भी चर्चा की है, तो इस विषय पर भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आने वाले दिनों में हम इन चीजों पर भी बातचीत करें। और मुख्य रूप से जब आपने आध्यात्म की बात कही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है। ये मुझे एहसास हुआ है कि हमें जब तक के अपना कंजम्पशन जो हम उपभोग कर रहे हैं उसको अगर हम कम करने के तरीके को हम नहीं ढूंढेंगे, उसके बारे में विचार नहीं करेंगे, उसको एक्ट नहीं करेंगे, तो हमारी जो पृथ्वी की जो जिसको अभी हम कहते हैं धारण क्षमता प्रत्येक वर्ष की, जो कि विश्व की करीब जुलाई के महीने में समाप्त हो जाती है प्रत्येक वर्ष की। कुछ देशों की धारण क्षमता तो समाप्त हो गई है, जो उसको कैलकुलेट किया है, कुछ की लंबी चलती है, भारत की भी करीब जून के महीने में समाप्त हो जाएगी। और ये सब जितने भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं उसके सम्मिलित उपयोग की वजह से, और मिट्टी का जो उपयोग हो रहा है, मिट्टी का हो रहा है, पानी का हो रहा है, वो धारण क्षमताओं को, प्राकृतिक पर आधारित जो चीजें हैं, जब वो उनका ह्रास हो जा रहा है, तो मेरा इस विषय पर अनुरोध है कि आज तो समय हो गया हमारा, लेकिन इस विषय पर हम चर्चा करें बिजली के ऊपर, और विशेषकर सोलर एनर्जी के ऊपर जो पैनल्स हैं उनका मेंटेनेंस है, फिर उसकी उसकी रिसाइकलिंग है,
और उसकी वजह से जो लग रहा है कि ये पानी फ्री में मिल रहा है और उसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर नीचे रसातल में चलते जा रहा है। और अन्य समस्याएं जो हो रही हैं, पानी ज्यादा निकल रहा है तो कार्बन आपका बढ़ जा रहा है, मॉइस्चर आपका बढ़ जा रहा है, उसकी वजह से पेस्ट डिजीज अटैक ज्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से केमिकल ज्यादा डाल रहे हैं किसान। तो ये जो पूरी श्रृंखला है, ये केवल एक ही चीज पर सीमित नहीं है कि केवल हम बिजली पर ही हम बातचीत कर रहे हैं। उसको हम समन्वित रूप से जब हम देखने का प्रयास कर रहे हैं तो समाधान तो है, लेकिन एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या को भी जन्म दे रहा है। तो इस विषय पर मुझे लगता है कि हमें इसको आध्यात्मिक रूप से इस पर विचार करते हुए अपने कुछ चीजों में अपने अनुभव बताते हुए अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हमारी समझ और अच्छी होगी और हम अपने संसाधनों को बचाने के लिए तत्पर रहेंगे। अपने संसाधन आज हमें प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर, लेकिन कुछ समय बाद वो संसाधन, वो जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, वो ज्यादा दोहन की वजह से समाप्ति की ओर है और उसमें एक क्राइसिस नजर आता है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए जहाँ पर यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं वहाँ समस्या अलग है, जहाँ शहर में जाते हैं वहाँ वहाँ पर दूसरी तरह की समस्याएं हैं, जहाँ कॉलोनीज कट रही हैं वहाँ पर दूसरी तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। तो सब कोई इस चीज से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है कि हम बिजली का उपयोग या जो ऊर्जा मिल रही है उसका उपयोग जो हम कर रहे हैं, हर चीज में बिजली का महत्व इतना ज्यादा है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। एक दिन भी अगर आपका डिस्कॉम में कोई गड़बड़ी होती है तो सब जगह हाहाकार मच जाता है, सब लोग कहते हैं कि ये काम नहीं कर रही है सरकार, काम नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं, इस चीज पर हमें और समग्र रूप से समझ विकसित करने की जरूरत है। और इस चीज को ये भी समझते हुए कि इस चीज का अगर हम सही तरह से उपयोग करेंगे तभी हमारी जिंदगी आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम अच्छी तरह से सार्थक रूप से इसको कर पाएंगे। तकनीक बहुत अच्छा है लेकिन तकनीक का सदुपयोग होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समय आज ज्यादा हो गया है, एक दिन और अनुरोध है कि इस पर हम विचार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। और आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का हैंड रेज था, मैं उनको निवेदन करता हूं कि वो संक्षिप्त में अपना संवाद करने का कष्ट करें। ओम, सदन को सादर प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि का विशेष उन्होंने जो आध्यात्मिक की बात की है उसके लिए बहुत बहुत सम्मान है उनके लिए मेरे मन में। मैं दो चीज बोलना चाह रहा था कि एमपीवी में जो डीपी लगाने वाला सिस्टम है, आजकल गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, वो प्राइवेट ठेकेदार करते हैं। और हर ठेकेदार का एक अलग रेट होता है कि हम 25 की डीपी में इतने लगा रहे हैं, उतने लगा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये सोलर ऊर्जा के साथ जो 10 किलोवाट का कनेक्शन दे रहे हैं, इसमें 58,000 में से पानी निकाल सकते हैं आप, और 1,20,000 में आप घर में भी उपयोग कर सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं आई कि उसको एमपीवी खरीदेगी। और तीसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ के होशंगाबाद जिले के जो सौर ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मैं उनसे आज पूछता हूँ, कल या परसों में उनको, कल तो नहीं परसों अपन उनको मुख्य अतिथि बना लेंगे और इस विषय में भी हम बात करेंगे। तो सर, वो सबसे पहली बात जो मैंने बोली थी कि ठेकेदारी प्रथा से ही काम होता है इसमें, तो उसका कुछ वैकल्पिक है क्या? क्योंकि सबके रेट अलग अलग, 4 ठेकेदार यदि डीपी लगाने की बात करते हैं तो चारों के रेट अलग है। और तीसरी एक बात, हम सबको अपने आप ये सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, अभी जैसे कि हमारे पवन सर ने बतलाया कि हर आदमी ये सोचता है कि सरकार सब कुछ करे, सरकार सब करे, और जो सरकार करे वो हम अपने घर ले जाएं। इस मनोवृत्ति को हमें बदलना पड़ेगा। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप वर्मा जी। और मैं आज डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और सबका अपनी बात रख कर
जी धन्यवाद। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही बहन जी, आ रही, बोलिए।